हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स क्लास 12 की वीडियो श्रृंखला में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। वैसे प्लानिंग के अनुसार कुछ दिनों बाद 11th 12th फिजिक्स, मैथमेटिक्स और हाई स्कूल स्टैंडर्ड +10 मैथमेटिक्स के भी वीडियोज आपको प्राप्त होंगे। आज का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्थिर वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र को लेकर के बनाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे स्थिर विद्युतिकी, इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, जो कि आपका पहला पार्ट है। क्लास 12 के फिजिक्स में स्टार्टिंग यहीं से होती है। इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रारंभिक दो चीजें पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमें चार्ज, आवेश की अवधारणा, जैसा कि लोअर क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणुओं के नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें आवेश आप समझ करके अब तक कार्य करते आए। यहाँ स्थिर विद्युतिकी में हम घर्षण के आधार पर आवेशों को प्राप्त करेंगे। यदि दो वस्तुओं के बीच आपस में घर्षण होता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह पदार्थ धनावेशित, और जिस पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार ये उदासीन पदार्थ जो पहले थे, अब विद्युतमय हो गए। धन और आवेश, ऋण आवेश युक्त। इन आवेशों के संबंध में दो प्रकार के आवेश जो प्राप्त हुए हैं, धनात्मक या ऋणात्मक। समान प्रकृति के आवेश यदि हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, वे रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। वे चाहे धनात्मक दोनों हो, चाहे दोनों ऋणात्मक, यह सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन इन दोनों में से कोई एक धनात्मक, प्रतिबंध नहीं है कि पहला या दूसरा, कोई एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक हो, तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आवेशों पर विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया और अंतिम रूप से प्राप्त किया गया कि ये आवेश न्यूनतम रूप से कितना प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सभी के पास बुक्स होते हैं और सभी लोग बुक से अध्ययन करते हैं। कुछ एलिमेंट्री चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं जिन्हें टीचर एक्सप्लेन करने में काफ़ी वक्त बिता देते हैं, जबकि स्टूडेंट्स उन्हें पढ़ करके आसानी से समझ सकता है। तो उन छोटी चीज़ों को, जो प्रारंभिक चीज़ें हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं, उन पर हम समय खर्च नहीं करेंगे। तो ये आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेशों के संबंध में अध्ययन किया गया तो प्राप्त किया गया कि सबसे न्यूनतम आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। आप पहले से भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, और उन पर ये न्यूनतम मात्रा, उन पर ये मात्राएं हैं जो आवेशों की होती हैं, यही प्राप्त सबसे न्यूनतम आवेश की मात्रा। इलेक्ट्रॉन पर जिसे सिंबल ई से लिखेंगे, स्मॉल ई, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज इस पर है। इतना ही धनात्मक आवेश प्रोटॉन पर होता है
और विभिन्न प्रयोगों द्वारा देखा गया तो आवेश की मात्रा इससे न्यून नहीं पाई गई। सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि इसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स 3.4 टाइम्स आवेश आपको नहीं प्राप्त होगा। जब भी आवेश आपको प्राप्त होगा तो इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के सरल गुणक के रूप में इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जनरली इतने आवेश को हम ई से लिखते हैं तो कह सकते हैं कि ई 2e 3e 4e या इस तरह मल्टीपल के रूप में प्राप्त हो सकते हैं आवेश, वो चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक। इसको आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन बल्कि कहें क्वांटाइजेशन कहेंगे। तो आवेशों को E यानी 1.6×10⁻19 कूलाम या इसका सरल गुणज 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस तरह प्राप्त किया जाएगा। बीच में कोई कहे कि 1.5 इतना ई चार्ज हो तो यह संभव नहीं। अब आवेशों के संबंध में संक्षिप्त रूप से हम लोगों ने समझा, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके बीच लगने वाले बलों के संबंध में सबसे पहले अध्ययन किया कूलाम ने, वैज्ञानिक कूलाम, और उन्होंने एक नियम दिया। कूलाम का नियम है, ध्यान से सुनेंगे। कूलाम का नियम धनात्मक ऋणात्मक यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच या समान प्रकृति के आवेशों के बीच समान रूप से लागू होगा। कूलाम का नियम है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल जो आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से किसी भी प्रकृति का हो सकता है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आवेशों की मात्राएं Q1 और Q2 ली जाएं और उनके बीच की दूरी r, तो कूलाम के नियम से F समानुपाती Q1 Q2, आवेशों की मात्राओं का गुणनफल Q1 Q2 है। इनके बीच कार्यरत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और यह बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को 1 लिख दें तो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हो जाता है। ध्यान रहे, व्युत्क्रमानुपाती का कोई अलग से चिन्ह नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती राशियों को समानुपाती चिन्ह लगाकर 1 करके लिखते हैं। और यदि कोई एक राशि बहुत सी राशियों के समानुपाती हो तो गणितीय नियम के आधार पर यह राशि इन सभी राशियों के गुणनफल के भी अनुक्रमानुपाती होगी। दोनों को एक साथ संयोजित कर देंगे, F समानुपाती दोनों का गुणनफल Q1 Q2 बाई r²। Q1 Q2 आवेशों की मात्राएं हैं, परिमाण, और r उनके बीच की दूरी। अनुक्रमानुपाती राशियों को बराबर करने के लिए एक नियतांक लगा करके संबंध स्थापित करते हैं। बहुत से विद्यार्थी केवल यह रटते हुए जान रहे होंगे कि अनुक्रमानुपाती है और व्युत्क्रमानुपाती। जब तक आप इसका व्यावहारिक अर्थ नहीं समझते हैं तब तक आप नहीं समझ सकते। इसके लिए एक सामान्य उदाहरण लेकर हम समझा रहे हैं ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इस चीज को समझ जाए।
जैसे आपको 25 रुपए में 5 कलम मिलती है, 25 रुपीज 5 पेन। अब ये आइडिया आप लगा सकते हैं कि रुपया बढ़ाते चले जाएंगे तो प्राप्त होने वाली कलम की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब R को इक्वल लिखने के लिए एक कांस्टेंट लगाएं, हमने कांस्टेंट K लिया, R इज इक्वल टू KP। अब इन राशियों को यहाँ रख करके हम इस नियतांक का मान निकाल रहे हैं। रुपया 25 है और पेन 5। इस तरह K को निकालने पर 25/5 माने 5। अब आपके पास फार्मूला हो गया R इज इक्वल टू 5 इंटू P। आपको 100 पेन की कीमत अगर निकालनी है तो 5 इंटू 100, 500। आपको निकालना है 20 पेन कितने रुपए में मिलेगी, तो 20 यहाँ रख करके 100 कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि 200 रुपए में कितनी पेन मिलेगी। R की जगह पर 200 और ये 5P लिखा गया। अब P इक्वल टू 200/5, 5 से डिवाइड करें 40। आपको प्राप्त हो गया कि 200 रुपए में 40 कलम मिले। तो यह कांस्टेंट इन दोनों के बीच बताता है कितने गुना का संबंध है, हाउ मेनी टाइम्स। इनके बीच इक्वल साइन लगाने के लिए F इज इक्वल टू K, एक नियतांक Q1 Q2/R²। K की वैल्यू प्रयोगों द्वारा ज्ञात की गई और दूसरे नियतांक के रूप में रखी गई। यहीं पर हम समझ लें, निर्वात या वायु के लिए K का मान 9 × 10⁻9 होता है, 9 × 10⁹ फार्मूला हो गया F इज इक्वल टू 9 × 10⁹R²। इसको दूसरे नियतांक के रूप में व्यक्त करते हैं। 9 × 10⁹ को दूसरे नियतांक में व्यक्त करते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। 1/4πε की वैल्यू होती है, ε0 की वैल्यू 9 × 10⁹9। अब इसमें 4π कांस्टेंट है, आप जानते हैं पाई की वैल्यू 3.14, R22/7। ε0 को निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता करते हैं। ये पूरा कंप्लीट मिला करके 9 × 10⁹9 के इक्वल होगा। यदि माध्यम निर्वात या वायु नहीं है तो इस सूत्र का स्वरूप हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2/R², जहाँ K उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस माध्यम में ये आवेश रखें। निर्वात के लिए इसका एग्जैक्ट मान 1 होता है और वायु के लिए 1 से बहुत थोड़ा अधिक, उतना अधिक कि जिसे हम नगण्य लेते हैं। इसलिए सामान्यतया वायु के लिए भी 1 ही समझते हैं K का मान। किसी अन्य माध्यम के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है। जल के लिए इसका मान 80 है, बहुत ज़्यादा। तो यह सूत्र आपका प्राप्त हुआ F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2/R², जहाँ Q1 और Q2 वे आवेश हैं जिनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है, और R उनके बीच की दूरी, जबकि K उस माध्यम की का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक, जिस माध्यम में ये आवेश रखे हैं। ये आवेश यदि वायु में रखे हैं या निर्वात में तो K का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं।
इप्साइलन नॉट के को इप्साइलन भी लिखते हैं। इप्साइलन नॉट के इक्वल टू इप्साइलन। तो यह सूत्र इस तरह हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्साइलन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इप्साइलन को क्या कहेंगे? इप्साइलन नॉट को हमने कहा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। इप्साइलन उस माध्यम की वैद्युतशीलता है। इन दोनों के लिए इप्साइलन और इप्साइलन नॉट को यदि लिया जाए और गणना की जाए, इप्साइलन नॉट की भी वैल्यू बाद में हम निकालेंगे, इप्साइलन और इप्साइलन नॉट की, तो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता और माध्यम की, इन दोनों का अनुपात K के बराबर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, उस माध्यम के परावैद्युतांक के समान है। यह सूत्र कूलाम द्वारा दिया गया सूत्र है। बल के लिए आपको पता है बल एक सदिश राशि, बल एक सदिश राशि, और इससे हम केवल बल का परिमाण ही ज्ञात कर सकते हैं। बल का मान ज्ञात करने के लिए दिशा के साथ कूलाम का नियम सदिश रूप में व्यक्त किया जाता है। सूत्र यही है। थोड़ा सा अंतराल करके यदि आपको सदिश राशियों के बारे में पता है, सामान्य ज्ञान, तो आप कूलाम के नियम का सदिश रूप समझ सकते हैं। अब हम दो आवेश लेते हैं Q1 और Q2। Q2 Q1 यह एक दूसरे से r दूरी पर रखें। Q1 Q2 पर बल आरोपित करेगा और Q2 Q1 पर। यदि मान लें ये आवेश समान प्रकृति के हैं, तो Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा और इस पर बल लगेगा बाहर की ओर, इनको मिलाने वाली रेखा की सीध में बाहर की ओर, जिसे हम नोट करते हैं F2 सदिश वेक्टर फॉर्म। Q2 आवेश Q1 को प्रतिकर्षित करता है, Q1 पर लगने वाला बल F1 सदिश रूप से लिखा है। इन बलों की दिशाएं, Q2 पर लगने वाला बल F21 जो Q1 Q2 को मिलाने वाली रेखा की सीध में Q2 से बाहर की ओर, उसी तरह Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12 Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा पर Q1 से बाहर की ओर। इन दिशाओं में यदि F21 बल जो लग रहा है Q1 पर, इसकी दिशा में एकक सदिश यूनिट वेक्टर R12 है, और Q1 पर लगने वाले बल की दिशा में R21 है। देखिए कैप से नोट करते हैं एकक सदिश को। थोड़ी सी व्याख्या अलग से कर देते हैं। आपसे कहा जाए कि x अक्ष की धन दिशा में 50 न्यूटन बल लगा है, ये 50 न्यूटन बल का परिमाण। अब इसको सदिश रूप में कैसे व्यक्त करें? x अक्ष की धनात्मक दिशा में एकक सदिश यूनिट वेक्टर I है। तो इस बल के परिमाण में जिस दिशा में ये बल लगा है, एकक सदिश से गुणा कर दिया जाए तो यह बल सदिश हो जाए। तो बल सदिश का मान 50I है। ये अब वेक्टर F है, बल सदिश। तो ऐसे ही F21 बल लगा हुआ है आवेश Q2 पर, और यह F21 इसका परिमाण है। इसके परिमाण में इस दिशा में लगे हुए एकक सदिश से गुणा कर दिया जाएगा तो बल सदिश का मान होगा। अब हम इन्हें लिखते हैं, लगने वाले बलों को सदिश रूप में।
F21 इज इक्वल, परिमाण बल का 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यह बल का परिमाण, जिस दिशा में ये बल लगा हुआ है उस दिशा में यूनिट वेक्टर से गुणा कर दिया गया R1। अब ये बल सदिश हो गया। इसी तरह से Q1 पर लगने वाला बल सदिश F1। ध्यान रहे बल दोनों ही एक दूसरे पर बराबर लगा रहे हैं। एक दूसरे पर जितना लगाता है दूसरा भी पहले पर उतना है। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इस बल की दिशा में एकक सदिश R21। ये बल सदिश हो गए, सदिश रूप में ले रहे हैं क्योंकि कूलाम के नियम को हम सदिश रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। अब आप जान लीजिए एकक सदिश ये होता है सदिश बटे सदिश का मापांक। मापांक मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण। इस दिशा में F21 बल की दिशा में जो बल Q2 पर लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर एकक सदिश आपने क्या लिया R1। अब यह यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस दिशा में जो सदिश है इस सदिश को हम R12 वेक्टर R12 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1, वेक्टर R12 बाई इसका मैग्नीट्यूड होगा। देखिए R21 और R12 दोनों सदिशों के मैग्नीट्यूड मापांक समान दूरी से व्यक्त हुआ है, इसे हम R लिखेंगे। इसी तरह से R21 यूनिट वेक्टर, इसकी दिशा में जो वेक्टर है R21 लिखा जाएगा। वो यही दूरी है, केवल दिशात्मक रूप से दोनों बदल रहे हैं। R12 वेक्टर और R21 वेक्टर परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है। तो R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R21 बाई वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर R21 बाई मैग्नीट्यूड इसका होगा R के इक्वल, ये R। इनके मान यदि यहाँ रखे जाते हैं, F21 वेक्टर बल सदिश, यह Q2 आवेश पर लगने वाला बल है। यहाँ लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R12 कितना हुआ है, वेक्टर R12 बाई R। आज ये स्केलर अदिश राशि F वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R इंटू R स्क्वायर R3 वेक्टर R1। इसी तरह से वेक्टर F12 आवेश Q1 पर लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R21 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, वेक्टर R21
1/r। वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r इंटू r स्क्वायर r क्यूब वेक्टर R2 1। अब F12 और F21 इन पर हम विचार करें। दोनों के ही परिमाण समान हैं। वेक्टर R21 इस दिशा में और वेक्टर इसको लिखना है R12। यहाँ गलती हुई नहीं, R12 ये था तो F21 ठीक लिखा। ये और ये दोनों ही परिमाण में समान हैं। सदिश रूप में सदिश राशि से गुणा किया गया। इनके मापांक बराबर हैं, इसलिए बलों के परिमाण बराबर हैं। आप वेक्टर R12 और वेक्टर R21 एक दूसरे के विपरीत हैं जबकि परिमाण में बराबर है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F1 एक दूसरे के बराबर और ये दिशा में विपरीत। तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12 इसका अर्थ है कि दोनों ही बल एक दूसरे पर परिमाण में बराबर बल आरोपित करते हैं, लेकिन बलों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत। इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ कह सकते हैं कि एक आवेश दूसरे पर जितना बल लगा रहा है, दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगा रहा है। शुरुआत में जब कूलाम का नियम आपको बताया गया तो यह ज्ञात किया गया एक ही बल के रूप में दोनों पर आरोपित बल, जो कि वास्तव में समान है। एक ही सूत्र से दोनों पर लगने वाला बल ज्ञात होगा, लेकिन ये सदिश रूप में हमने अलग अलग दिखाया कि दोनों ही बल बराबर लेकिन दिशा में विपरीत। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम प्रभावी है, और कूलाम के नियम से हमने ज्ञात किया कि बल किस प्रकार एक दूसरे पर लग रहे हैं। सदिश विधि से देखा गया तो प्राप्त हुआ कि ये बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। अब यहाँ हमने सिर्फ दो आवेश लेकर के देखा। दो से अधिक आवेश हों तब कितना बल किसी आवेश पर लगेगा। मान लिया कि बहुत से बल जो n नंबर से नोट किए जाएं, n बल जिन्हें n आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 करके Qn तक कितने आवेश हैं, और ये आवेश इनमें से किसी एक आवेश पर कितना बल लगा। हम ज्ञात कर रहे हैं इस आवेश पर लगने वाला बल, जबकि बहुत से आवेश, हमने 3 आवेश इनको मिलाने वाली रेखाएं प्रदर्शित की गई। Q1 आवेश, जबकि इसको हम Q लिखें। आवेश Q है और बहुत से आवेश Q1 Q2 Q3 Qn तक कर सकते हैं। बहुत से सिमिलर टर्म होगा, उसी तरह होगा जिस तरह 3 के लिए। इनके बीच की दूरियां अभी हम कह सकते हैं कि R1 वेक्टर फॉर्म में, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, यदि वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हैं। क्योंकि लगने वाले बल के लिए ये सभी आवेश सुविधा के लिए समान प्रकृति के दिए गए। यह आवेश इस आवेश पर इस दिशा में बल लगाएगा, दूसरा आवेश Q2 इस पर इस दिशा में बल लगाएगा, और तीसरा आवेश इस दिशा में बल लगाता है, माना यदि ये बल
अदिश राशियाँ होते तो हम सभी लगने वाले बलों को निकाल कर और सामान्य गणित के नियम से जोड़ देते, लेकिन ये बल दिशात्मक रूप से हैं और इनका परिणामी सदिश योग के नियम से प्राप्त हो। अब इन तीनों ही आवेशों, इन तीनों ही बलों का परिणामी ही इस Q पर लगने वाला बल है। अभी एक आवेश और यदि ले लिए होते Q4 और इस दिशा में लगता बल F4, तो ये भी शामिल हो। सभी बल आवेश के ऊपर इन सभी आवेशों द्वारा लगने वाला बल कुल मिलाकर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, अगर n इस आवेश लिए गए हैं तो लास्ट टर्म वेक्टर Fn। अब जैसे कूलाम के सदिश नियम से हमने प्राप्त किया कि यह वेक्टर है R1। अब इस दिशा में यूनिट वेक्टर कैसे प्राप्त करेंगे? यूनिट वेक्टर होगा ये वेक्टर बाई इसका मैग्नीट्यूड। ये अगर प्राप्त करना चाहें तो ये वेक्टर बाई इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और R1 कैप की जगह पर रख करके उसी तरह से अधिक बहुत इसको बताने की आवश्यकता नहीं। यदि सदिश रूप आपने कूलाम के नियम का पढ़ा है तो इसे आप समझ सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, F1 से लेकर Fn तक। तो उस राशि को आप कॉमन ले लेंगे। यहाँ सुविधा के लिए Q लिया गया था तो इसके लिए Q इंटू Q1 चार्ज का प्रोडक्ट, Q इंटू Q2, Q इंटू Q3 आगे, तो Q भी इसमें कॉमन है। यदि ये डिफरेंट कोई होता तो भी ये सबके साथ कॉमन रहे और उसे आप कॉमन ले सकते हो। तो बाद में ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा? R स्क्वायर जो होता है तो 1 2 करके जो सदिश रूप में प्राप्त हुआ उनका योग आप ब्रैकेट में लिखेंगे, बाकी चीजें बाहर हो जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम का सदिश नियम। तो बहुत से आवेश मिलकर के किसी एक आवेश पर कितना बल लगाते हैं, यह ज्ञात करने के लिए उन सभी बलों को दिशाओं के साथ ज्ञात करेंगे और उन सभी बलों का परिणामी ही उस आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण होगा और उसकी दिशा भी सदिश विधि से निकालनी है। विद्युतीय बल के संबंध में हम लोग पूरा पढ़ चुके। हो सकता है आपको लगे कि प्रारंभ में इस पाठ के जो दिया हुआ है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ और रेशम दोनों आवेशित हो जाते हैं। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं। कांच की छड़ जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनावेशित, यानी कांच की छड़ धनावेशित, रेशम ऋणावेशित। और आगनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन आगनूस की छड़ पर आ जाएंगे